जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेलवे साइंस 3200 के 13वें क्लास की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने रेलवे साइंस 3200 का 12वां क्लास देखा था, जहां पे हम लोग वैसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किए थे जो कि आपके पिछले रेलवे एग्जाम में पूछे गए थे। और साथ ही मेरे मित्र, आज के इस वीडियो सेशन में भी हम लोग वैसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे होंगे जो आपके रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहां मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के ले सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संभव है। ध्यान दीजिएगा कि आपका ऑप्शन है कि CuSO4 रिएक्ट करता है कैल्शियम के साथ तो क्या बना लेता है, कैल्शियम सल्फेट, और Cu को अलग कर देता है। ध्यान दीजिएगा कि दूसरा है कि Al2SO4 एल्यूमिनियम सल्फेट रिएक्ट करता है सीसा के साथ, तो यहां पे दिया हुआ है कि ये PbSO4 बना लेता है और एल्यूमिनियम अलग हो जाता है। ZnSO4 जिंक सल्फेट Fe के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो ये FeSO4 और जिंक बना ले रहा है। और MgCl2 जब Cu के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो CuCl2 प्लस Mg बना रहा है। मेरे मित्र, आप सभी से यह पूछा जा रहा है कि इन चारों रिएक्शन में से कौन सा रिएक्शन संभव है। बहुत सारे मित्र कहेंगे कि गुरुजी हमें तो लग रहा है सभी रिएक्शन संभव है। चलिए जी, ध्यान दीजिएगा कि यहां पे आप देख रहे होंगे कि इन सभी कंपाउंड से क्या किया जा रहा है, इन सभी कंपाउंड से जितने भी कंपाउंड आपको इधर देख रहे हैं रिएक्टेंट के साइड, प्रतिकारक के साइड, उन सभी से क्या किया जा रहा है, तो सर जो दूसरा रिएक्टेंट है उसके द्वारा इसमें जो सर तत्व है, जैसे कि इसमें Mg है तो इसको अलग कर दिया गया है, इसमें Zn है तो इसको अलग कर दिया गया है, यहां पे एल्यूमिनियम है तो इसको अलग कर दिया गया है, यहां पे कॉपर है तो इसको अलग कर दिया गया है। मतलब क्या कि सर इसके द्वारा इस कंपाउंड में से किसी एक तत्व को अलग कर दिया जा रहा है। मेरे मित्र, आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये अलग करने वाली बात जो हो रही है, तो हम कहेंगे कहीं ना कहीं ये विस्थापन अभिक्रिया से रिलेट कर रहा है। यानी कि जो ऊपर का रिएक्शन का एग्जांपल है वो किसको बता रहा है चला, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बता रहा है, हमें ऐसा लग रहा है। ध्यान दीजिएगा, इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मेरे मित्र, जरा सा बात कर लेते हैं हम लोग विस्थापन अभिक्रिया की। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व किसी यौगिक से अपने से कम अभिक्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देती है। ध्यान से सुनिएगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व किसी यौगिक से अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित करके उसका स्थान ले लेती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, तो सर जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा, जो ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व होगा, उसके द्वारा कम अभिक्रियाशील तत्वों को क्या किया जाएगा, विस्थापित किया जाएगा। आप सभी ध्यान में रखना, अभिक्रियाशीलता श्रेणी यहां पे बहुत ही जरूरी है। मैंने कई बार ट्रिक भी बताया है और आज सर आपके सामने ये मैं लेकर के टेबल भी आया हुआ हूं। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होती है, तत्वों को ऊपर से नीचे की ओर सजाया जाता है, और हम लोग कहते हैं जो सबसे ऊपर तत्व होते हैं वो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, और जो सबसे नीचे होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे कम अभिक्रियाशील होते हैं। मेरे मित्र, आप सभी देख रहे हैं कि ऊपर में आपका पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, तो आप कहेंगे सर ये सब के सब क्या होंगे, मोर रिएक्टिव होंगे, यानी कि ज्यादा अभिक्रियाशील होंगे। और मेरे मित्र, जैसे ही हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन से नीचे की, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये सब क्या होंगे, लेस रिएक्टिव होंगे। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, अब अपने रिएक्शन पे क्या देख रहे हैं कि कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया कैल्शियम के साथ हो जा रही है। कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया किसके साथ कराई जा रही है, कैल्शियम के साथ कराई जा रही है। तो आप चला जी देखो कि कैल्शियम जो है वो क्या है, तो सर कैल्शियम जो है वो कॉपर से ऊपर है। कॉपर तो हाइड्रोजन के बाद है, कॉपर आपका कहां पे है, हाइड्रोजन के बाद, जबकि कैल्शियम क्या है सर, ऊपर। तो आप क्या कहेंगे, सर जो सबसे ऊपर होगा वो ज्यादा अभिक्रियाशील होगा। तो हम तो ये कह सकते हैं कि यहां पे कैल्शियम जो है वो कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है।
कैल्शियम जो है वो कॉपर से क्या है सर, तो सर ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो सर ये बात जग जाहिर है कि कैल्शियम के द्वारा कॉपर को क्या कर दिया जाएगा, विस्थापित कर दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि यहां पे अभिक्रिया कॉपर सल्फेट और कैल्शियम के बीच हो रही है। ये कैल्शियम मोर रिएक्टिव है, किससे, कॉपर से। तो कैल्शियम क्या करेगा, कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा देगा, यानी कि कॉपर हट गया है आपका, और ये खुद सल्फेट के साथ जुड़ करके क्या बना लेगा, कैल्शियम सल्फेट बना लेगा। मेरे मित्र ये रिएक्शन क्या है, संभव है। ये रिएक्शन क्या है सर, संभव है। क्यों, क्योंकि मोर रिएक्टिव एलिमेंट के द्वारा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या किया जा रहा है सर, कंपाउंड से हटाया जा रहा है। नेक्स्ट देखिएगा कि Al2SO4 होल 3 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, Pb के साथ। और इस रिएक्शन के अनुसार इसमें क्या दर्शाया जा रहा है कि ये जो Pb है वो एल्युमिनियम को क्या कर दिया जा रहा है सर, एल्युमिनियम को डिस्प्लेस कर दे रहा है। तो सर इस रिएक्शन के अनुसार सीसा एल्युमिनियम से ज्यादा अभिक्रियाशील होगा। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर जी, यहां पे सीसा यहां है जबकि एल्युमिनियम ऊपर है, जो जितना ऊपर होगा वो उतना ज्यादा अभिक्रियाशील होगा। तो हम क्या कहेंगे कि सर ये रिएक्शन संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि सर सीसा के द्वारा एल्युमिनियम को विस्थापित नहीं किया जा सकता। एल्युमिनियम ऊपर है तो एल्युमिनियम सीसा से ज्यादा अभिक्रियाशील है। मतलब आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी वाला रिएक्शन संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, तो आप कहिएगा सर सीसा जो है वो एल्युमिनियम से कम अभिक्रियाशील होता है। तो जाहिर सी बात है कि सीसा के द्वारा यौगिक से एल्युमिनियम को विस्थापित नहीं किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि हम सबों को मालूम है कि जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वही कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या करेगा, यौगिक से हटाएगा। कम अभिक्रियाशील तत्व थोड़ी ना जो ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है उसको विस्थापित करेगा। तो आप कहेंगे सर ये रिएक्शन तो संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। चला जी ध्यान देंगे तीसरे रिएक्शन पे, ZnSO4 के साथ अभिक्रिया किसकी हो रही है, Fe की। और इसमें क्या कहा जा रहा है कि सर Zn को जिंक को अलग कर दिया जा रहा है, जबकि Fe जो है वो Zn का जगह ले रहा है। मेरे मित्र आप आइए इस जगह पे, आयरन आपका यहां है और जिंक आपका यहां है। आयरन से ऊपर जिंक है तो सर जिंक ज्यादा अभिक्रियाशील होगा, जबकि आयरन क्या होगा, कम अभिक्रियाशील होगा। आप क्या कहेंगे कि सर यहां पे तो लोहा के द्वारा जिंक को विस्थापित किया जा रहा है, जबकि जिंक क्या है, तो सर लोहा से ज्यादा अभिक्रियाशील है। आप कहेंगे यह रिएक्शन संभव नहीं है। आप आइए MgCl2+Cu, मेरे मित्र Mg आपका यहां है और कॉपर आपका यहां है। आप कहेंगे सर कॉपर जो है वो मैग्नीशियम से कम अभिक्रियाशील है, तो ये कैसे इसको यहां से विस्थापित करेगा, मतलब ये रिएक्शन भी संभव नहीं है। चला जी आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा था कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संभव होगी, आप कहेंगे कॉपर सल्फेट प्लस कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट प्लस कॉपर जो बना रहा है ये रिएक्शन संभव होगी, और सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। ये सभी किसके उदाहरण थे, तो सर एक तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बताया जा रहा था। क्या होता है, तो सर जब किसी यौगिक से मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देती है, विस्थापित कर देती है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। मेरे मित्र डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को और अच्छे से समझने के लिए आपको ये वाला टेबल याद होना चाहिए सर। ऑलवेज मेमोराइज दिस टेबल, ये आपके लिए VVI है, और हमेशा ध्यान में रखेंगे हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट मिलेंगे, हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट मिलेंगे मोस्ट रिएक्टिव होंगे सर। बीच वाले एलिमेंट जो होंगे उसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी जैसे जैसे नीचे आएगी, और जो सबसे नीचे होगी सर उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी सर, सबसे कम हो जाएगी। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकांग क्यों माना जाता है। पहला ऑप्शन है क्योंकि इसमें राइबोसोम और DNA होते हैं। दूसरा ऑप्शन है क्योंकि यह कोशिकीय सामग्री का भंडार है। तीसरा है क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों को पचा सकता है। चौथा है क्योंकि यह कोशिका का ऊर्जा घर है। मेरे मित्र आपसे पूछा जा रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकांग क्यों माना जाता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स कोशिकांग की बात करते तो क्या कहते हैं कि सर जिस तरह से हमारे शरीर में अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग अंग मौजूद होते हैं, उसी तरीके से कोशिका के अंदर भी कोशिका के अलग अलग कार्यों को संपादित करने के लिए, अलग अलग कार्यों को बेहतर ढंग से करने के लिए अंग मौजूद होते हैं जिसे कोशिकांग कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो सर कोशिका का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकांग है। और मेरे मित्र संरचना इसकी कुछ इस तरीके का होता है। ध्यान में रखेंगे कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी खोज किसने करा था। अगर आपसे कोई ये पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करा, तो आप सभी ध्यान में रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने करा। किसने करा, अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने करा। मेरे मित्र आप सबों को ध्यान में रखना होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट के नाम से भी जाना जाता था। और माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट नाम किसने दिया था,
माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट नाम किसने दिया था? तो आप सभी याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट नाम अल्टमैन ने दिया था। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया किसने कहा था? तो सर आप सभी ध्यान में रखेंगे इसको माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में सर्वप्रथम बेंडा नामक वैज्ञानिक ने क्या करा था? नामकरण किया था। तो आप सभी ये याद रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया जो कि किसी भी कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, उसकी खोज अल्टमैन ने करा था। अल्टमैन ने इसे क्या कहा था? बायोब्लास्ट कहा था। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया इसे किसने कहा? तो आप कहेंगे बेंडा नामक वैज्ञानिक ने कहा। मेरे मित्र आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? तो सर एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। क्या होता है सर? एरोबिक रिस्पायरेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन। और इसका मुख्य कार्य ही होता है सर श्वसन क्रिया के उपरांत एटीपी के रूप में आपके शरीर में ऊर्जा देना, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में आपके शरीर में ऊर्जा देना। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में सर वायवीय श्वसन के दौरान ऊर्जा का उत्पादन होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं सर? इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं सर? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, यानी कि कोशिका का ऊर्जा गृह भी इसे ही बोला जाता है। और मेरे मित्र इसको विलक्षण कोशिकांग इसलिए माना जाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? तो सर राइबोसोम होते हैं। क्या होते हैं? राइबोसोम होते हैं। और साथ ही साथ इसमें क्या होता है? तो सर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है। जबकि अगर आप अन्य कोशिकांग की बात करेंगे तो क्लोरोप्लास्ट को छोड़ करके अन्य किसी भी कोशिकांग में सर आपको ये राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए नहीं मिलते हैं। दैट्स व्हाई हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? एक विलक्षण कोशिकांग कहते हैं। तो जो आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकांग क्यों माना जाता है, आप कहेंगे सर क्योंकि इसमें राइबोसोम और डीएनए होते हैं। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में डीएनए पाए जाते हैं, इसीलिए इस दोनों को सेल विद इन सेल भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, कई बार आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन भी पूछा गया है कि सेल विद इन सेल, सेल विद इन सेल मतलब क्या? कोशिका के अंदर कोशिका, कोशिका के अंदर कोशिका किसको कहा जाता है? आप सभी याद रखेंगे कोशिका के अंदर कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका के अंदर कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया एवं क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है, एवं क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो सर इसमें डीएनए पाए जाते हैं। क्यों कहा जाता है? तो सर इसमें डीएनए पाए जाते हैं। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो माइटोकॉन्ड्रियल सेल ऑर्गेनेल्स है सर, ये किसमें होते हैं सर? प्रोकैरियोटिक सेल में या यूकैरियोटिक सेल में? आप सभी कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल तो सर प्रिमिटिव है, वो पूरी तरह से डेवलप नहीं है, जबकि यूकैरियोटिक क्या होता है सर? पूरी तरह से डेवलप होता है। तो हम लोग ये कहेंगे कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है सर, ये स्पेशली कहां पे मिलेगा? तो सर यूकैरियोटिक कोशिका में मिलेगा। और साथ ही मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि इसमें जो राइबोसोम होता है, वो राइबोसोम आपका किस टाइप का होता है? 70S टाइप का होता है। किस टाइप का होता है? 70S टाइप का होता है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी खोज अल्टमैन ने करा, बायोब्लास्ट नाम अल्टमैन ने दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? बेंडा ने दिया। इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, यानी कि कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सर श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा एटीपी के रूप में इसी के द्वारा निष्कासित की जाती है। और सबसे बड़ी बात, सेल विद इन सेल भी इसे ही बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं, और डीएनए और राइबोसोम पाए जाने के चलते इसे क्या कहा जाता है? तो सर विलक्षण कोशिकांग कहा जाता है, यानी कि वियर्ड सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, ये लाइन भी आया है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को विलक्षण कोशिकांग वियर्ड सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है? आप कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? वियर्ड सेल ऑर्गेनेल्स, यानी कि विलक्षण कोशिकांग कहा जाता है। सेल विद इन सेल आप याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में भी क्या होते हैं सर? डीएनए मौजूद होते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। बड़ा ही सरल सा सवाल कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? आप कहोगे गुरुजी कई बार आपने बताया है कि व्हेन द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्टेड विथ क्लोरीन गैस देन दे फॉर्म CaOCl2 व्हिच इज नोन एज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। और साथ ही क्या फॉर्म होगा? आप कहेंगे सर H2O,
ये CaOCl2 क्या है? आप कहिएगा सर यही हमारा ब्लीचिंग पाउडर है, यही हमारा क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है, जिसका उपयोग हम लोग कहां पे करते हैं? जिसका उपयोग हम लोग कहां पे करते हैं? तो आप सभी कहेंगे सर पहला था इसका उपयोग हम लोग जल के शुद्धिकरण में करते हैं, जल के शुद्धिकरण में करते हैं, और साथ ही साथ मेरे मित्र आप सभी याद रखना इसका उपयोग क्लोरोफॉर्म के निर्माण में भी किया जाता है। इसका उपयोग CHCl3 क्लोरोफॉर्म के निर्माण में भी किया जाता है, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में भी किया जाता है। तो इस चीज को भी आप सभी अपने माइंड में रखेंगे। साथ ही इसका उपयोग इंडस्ट्रियल भी होता है, औद्योगिक रूप से भी किया जाता है। तो जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, आप कहेंगे क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 था, हाँ ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहा जा रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो अलैंगिक प्रजनन से संबंधित स्तंभ 1 और स्तंभ 2 के सुमेलित रूप से दर्शाता है। यहां पे आपका कुछ जीव के नाम दिए गए हैं और यहां पे उसके जनन की बात की गई है कि किस जीव में किस प्रकार का जनन होगा। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, अलैंगिक प्रजनन की बात की जा रही है। इसी को इंग्लिश में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। क्या होता है? तो सच अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन in which a single parents are participate, such a type of reproduction in which single parents are participate known as asexual reproduction। यानी कि जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें केवल और केवल एक ही पैरेंट भाग लेते हैं, जिसमें केवल एक ही पैरेंट भाग लेते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कि आपका फ्यूजन हो गया। फ्यूजन को दो प्रकार में बांटते हैं, बाइनरी और मल्टीपल। फिर हम लोग बडिंग की बात करते हैं, स्पोर फॉर्मेशन की बात करते हैं, रीजनरेशन की बात करते हैं। ये सब के सब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप होते हैं जो अलग अलग जीवों में होते हैं। मेरे मित्र आपके पहला नंबर में दिया हुआ है लिस्मेनिया। आप सभी के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये लिस्मेनिया क्या है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि ये जो लिस्मेनिया है ये क्या है? तो सर प्रोटोजोआ परजीवी है। ये क्या है सर? प्रोटोजोआ परजीवी है, प्रोटोजोआ परजीवी है। और मेरे मित्र आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि ये जो लिस्मेनिया प्रोटोजोआ परजीवी है, प्रोटोजोआ परजीवी है, ये क्या करता है सर? बीमारी को फैलाता है। कौन सा बीमारी? तो सर इससे जो बीमारी होती है उसको हम लोग लिस्मेनियासिस बोलते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि जो सेंड फ्लाई होता है उसके काटने से ये जो लिस्मेनिया परजीवी है वो क्या होता है सर? स्प्रेड होता है, फैलता है, जो किसका कारण बनता है? तो लिस्मेनियासिस का कारण बनता है। और मेरे मित्र आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि ये जो लिस्मेनिया प्रोटोजोआ परजीवी है, इसमें जो प्रजनन की प्रक्रिया होती है, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है, वो किस मेथड से होती है सर? बाइनरी फ्यूजन से होती है, यानी कि द्विविखंडन से होती है। तो भाई मेरे ये लिस्मेनिया आपका किसके साथ मिलेगा? आप कहेंगे सर द्विविखंडन के साथ मिल जाएगा। अब नेक्स्ट आपका क्या है सर? ईस्ट। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि जो ईस्ट है इसमें प्रजनन की प्रक्रिया कैसे होती है? तो ईस्ट में जो प्रजनन की प्रक्रिया होती है सर वो मुकुलन के थ्रू होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बडिंग कहते हैं। तो ये जो ईस्ट है वो किसके साथ मिलेगा? आप कहेंगे सर डी के साथ मिल जाएगा। अब नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फ्यूजन होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बहुविखंडन। तो प्लाज्मोडियम आपका किसके साथ मिल जाएगा सर? सी के साथ मिल जाएगा। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखना, आप सभी ध्यान में रखना कि हाइड्रा में पुनर्जनन, हाइड्रा में पुनर्जनन एवं मुकुलन दोनों के द्वारा क्या होता है? हाइड्रा में पुनर्जनन एवं मुकुलन दोनों के द्वारा क्या होता है? तो सर जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। क्योंकि ईस्ट में सिर्फ हम लोग बडिंग की बात करते हैं, तो यहां पे हाइड्रा के लिए हम लोग क्या करेंगे सर? मार्कआउट। आप कहेंगे पुनर्जनन। इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? रीजनरेशन। बहुत सारे मित्र सोच रहे होंगे कि पुनर्जनन का मतलब क्या हुआ? फिर से जन्म लेना? नहीं चला। पुनर्जनन का यहां पे मतलब ये होता है कि सर जो हाइड्रा होते हैं, जो हाइड्रा मान लीजिए डेवलप हाइड्रा है सर, उसके पार्ट को हम लोग क्या करते हैं? उसके बॉडी के पार्ट को काट करके दूसरे जगह लगा देते हैं, तो हमको फिर से एक नया हाइड्रा मिल जाता है। इसी को रीजनरेशन बोला जाता है। और बडिंग जो होता है हाइड्रा में क्या होता है सर? जब परिपक्व हो जाता है हाइड्रा तो उसके बॉडी से एक बड निकलती है। अब ये बड जब मैच्योर हो जाता है तो इसको आप यहां से डिटैच करके दूसरे जगह लगा दीजिए, आपको फिर से हाइड्रा मिल जाएगा। तो क्या कहेंगे कि सर लिस्मेनिया के बारे में बताया कि ये जो है इसमें द्विविखंडन होती है, तो एक का बी हो जाएगा बिल्कुल। अब ईस्ट में सर हम लोग याद रखेंगे मुकुलन, तो 2 का डी हो जाएगा बिल्कुल चला जी। अच्छा प्लाज्मोडियम में आप कहेंगे बहुविखंडन, तो चला जी 3 का क्या हो जाएगा? आप कहिएगा सी। और हाइड्रा में सर पुनर्जनन और बडिंग दोनों होता है, तो यहां पे हम लोग हाइड्रा के लिए क्या लिखेंगे सर?
तो सर ए लिखेंगे। देख लीजिए, एक का बी, दो का डी, तीन का सी और चार का ए किसमें? एक का बी, दो का ए दिया हुआ है सर, जो कि गलत है। अब एक का बी है, दो का डी है, ठीक है, और तीन का सी है और चार का यहां पे ए है। मेरे मित्र सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे बड़ा डिफरेंसेस यही होता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें सिंगल पेरेंट की जरूरत होती है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें डबल पेरेंट की जरूरत होती है। तो ये एक डिफरेंसेज आप सभी याद रखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें किसी गैमेट्स की जरूरत नहीं होती है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स की जरूरत होती है। ये चीज भी आप सभी अपने माइंड में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है? बहुत ही सरल सा क्वेश्चन। आप सभी कहेंगे बॉक्साइट गुरुजी एल्युमिनियम का अयस्क है, जबकि सिडेराइट और हेमेटाइट क्या होगा? आप कहेंगे लोहा का अयस्क हो जाएगा। किसका अयस्क हो जाएगा सर? लोहा का अयस्क हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा बेंजीन अणु की सही संरचना है? बहुत सारे मित्र इस डायग्राम को देख करके कंफ्यूज होंगे, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बात किसकी की जा रही है? बेंजीन की। फॉर्मूला C6H6 होता है। बस आपको यह याद रखना है कि बेंजीन का जो साइक्लिक फॉर्म होता है उसमें एक कार्बन के बाद जो दूसरा कार्बन होता है वो डबल बॉन्ड में जुड़ा होता है। आप कहेंगे कैसे सर? तो मेरे मित्र मान लीजिए कि आपका ये कार्बन यहां, ये कार्बन यहां, ये यहां और ये यहां, ठीक है। तो एक कार्बन ये सिंगल बॉन्ड में जुड़ा तो सर ये डबल बॉन्ड होगा। फिर ये अगर सिंगल बॉन्ड में जुटा है तो यहां वाला डबल बॉन्ड होगा, और यहां सिंगल बॉन्ड तो सर यहां वाला डबल बॉन्ड होगा। यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में सर 3 सिंगल बॉन्ड और 3 डबल बॉन्ड होते हैं। और चला जी ध्यान में रखेंगे कि इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, हर एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन को अटैच करते चले जाते हैं। हाइड्रोजन को क्या करते हैं? अटैच करते चले जाते हैं। आप क्या देख रहे हैं कि आपका 6 कार्बन है और 6 क्या है सर? हाइड्रोजन है। और मेरे मित्र अगर आप इस संरचना को कुछ इस तरीके से बनाओ तो आप क्या कहेंगे कि सर ये तो हमारा ठीक है, ये यहां आएगा, और फिर ये वाला लाइन में हम डबल बॉन्ड देख रहे हैं। तो चला जी यहां देखिए, ये वाला ठीक है, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन। अब यहां और यहां कार्बन के बीच में क्या है गुरुजी? डबल बॉन्ड। तो यहां पे डबल बॉन्ड को इंडिकेट किया गया है। अब यहां और यहां क्या होगा गुरुजी? सिंगल बॉन्ड। तो ठीक है सर, सिंगल बॉन्ड को इंडिकेट किया गया है। अब इस कार्बन के बीच क्या होगा? आप कहेंगे सर यहां आपने डबल बॉन्ड लिखा है तो डबल बॉन्ड यहां पे इंडिकेट किया गया। यहां पे सर सिंगल बॉन्ड होगा और यहां पे ये डबल बॉन्ड होगा। मेरे मित्र देख लीजिए कि ये इस तरह का संरचना जो आपने ये सिंगल और डबल बॉन्ड का बनाया है वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में दिखाई पड़ रहा है। तो बिल्कुल सही संरचना बेंजीन का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। आपको जब भी इस तरह की सही संरचना की बात की जाएगी क्वेश्चन, तो आप सभी बस ये डायग्राम याद रखेंगे, आंसर आपको खुद पता चल जाएगा। आइए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से किस चरण के दौरान रक्त धमनी की भित्तियों पर प्रकुंचित रक्त दाब आरोपित किया जाता है? आलिंद के शिथिलन, निलय के संकुचन, निलय के शिथिलन, आलिंद के संकुचन। क्या कहिएगा गुरुजी? आपने रक्त दाब के बारे में बताया है कि सर रक्त दाब निलयों के संकुचन और फैलने से होता है। तो भाई मेरे यहां पे निलय का शिथिलन दिया हुआ है, आलिंद का सुचलन, आलिंद के शिथिलन और निलय का संकुचन। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर धमनी की भित्तियों पर प्रकुंचित रक्त दाब की बात की जा रही है। तो प्रकुंचित का मतलब क्या हुआ सर? जब उसमें संकुचन होगा तब दाब की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सर, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संबंध उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन m को सही ढंग से दर्शाता है? मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, अगर हम समतल दर्पण की बात करेंगे, अगर हम लोग समतल दर्पण में आवर्धन की बात करेंगे, तो आप सभी को मालूम है कि गुरुजी समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाता है वो वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनेगा उसका आवर्धन हमेशा क्या होगा? तो सर समतल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनेगा उसका आवर्धन हमेशा 1 होगा। क्या होगा चला जी? हमेशा 1 होगा। अब मेरे मित्र आप सभी अगर अवतल दर्पण की बात करो तो आप क्या कहोगे कि सर अवतल दर्पण वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब भी बनाता है, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब भी बनाता है और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब भी बनाता है। मतलब अवतल दर्पण का जो आवर्धन होगा वो 1 से कम भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है और 1 के बराबर भी हो सकता है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि अवतल दर्पण का आवर्धन 1 से बड़ा, छोटा या बराबर हो सकता है, ठीक है सर।
अब मेरे मित्र अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें, उत्तल दर्पण आप सबों को मालूम है ये क्या करता है, तो गुरुजी उत्तल दर्पण वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण क्या करता है सर, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो ये प्रतिबिंब जीरो नहीं होता है चेला, वस्तु से छोटा होता है। तो मतलब क्या हुआ कि सर एक से छोटा होगा लेकिन जीरो नहीं होगा। मतलब ये हुआ कि सर उत्तल दर्पण के आवर्धन को हम लोग क्या कह सकते हैं, तो सर जीरो से बड़ा कह सकते हैं, जीरो से बड़ा लेकिन एक से छोटा कह सकते हैं। जीरो से बड़ा कहेंगे लेकिन एक से क्या कहेंगे, छोटा कहेंगे। तो देख लीजिए आपके किस ऑप्शन में है, आप कहिएगा सर ऑप्शन नंबर बी में है कि सर ये जीरो से बड़ा होगा लेकिन एक से छोटा होगा। क्यों, क्योंकि सर इसमें तो आवर्धन जो है वो, इसमें प्रतिबिंब चूंकि हमेशा छोटा बनता है तो आवर्धन एक से कम ही होगा। एक से कम होने का मतलब ये थोड़ी हुआ कि जीरो हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि जीरो से बड़ा और एक से छोटा। तो ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा कि समतल दर्पण में आवर्धन हमेशा एक होगा, अवतल दर्पण में जो आवर्धन होगा वो एक से बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, एक के बराबर हो सकता है, जबकि उत्तल दर्पण में जो आवर्धन होगा वो एक से छोटा होगा और जीरो से बड़ा होगा। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को आप सभी समझ पाए होंगे और इसके अनुसार सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कि ए जिसकी आधुनिक आवर्त सारणी में इसके गुणों के आधार पर असंगत है। मेरे मित्र आपसे कहा जा रहा है कि ए कोई तत्व है जिसका आधुनिक आवर्त सारणी में इसका जो जगह है वो उसके प्रॉपर्टीज के अनुसार असंगत है, मैच नहीं कर रहा है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातुओं के समान है लेकिन यह द्विपरमाणु अणु के रूप में मौजूद है। बी वह तत्व है जो तीसरे आवर्त में सोडियम के ठीक बाद आता है और आधुनिक आवर्त सारणी में समूह सी के अंतर्गत आता है। तो आपको बताना है कि ए, बी और सी की पहचान क्या है, ए, बी और सी क्या है। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इसको कैसे पकड़ेंगे, पूरा का पूरा हिंट दे दिया है। अगर आपने पीरियोडिक टेबल थोड़ा भी पढ़ा है तो आसानी से पता लगा सकते हो। क्या कहा जा रहा है कि ए जिसकी आधुनिक आवर्त सारणी में स्थिति इसके गुणों के आधार पर असंगत है। आपको मालूम है कि आपके आवर्त सारणी में हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो किसके साथ रखा हुआ है, क्षार धातु के साथ रखा हुआ है, जबकि है क्या ये सर अधातु। और सर ये जो हाइड्रोजन होते हैं किस फॉर्म में होते हैं, तो सर H2 के रूप में होते हैं। तो ए क्या है, आप कहेंगे सर हाइड्रोजन अणु है। ये क्या है, हमारा हाइड्रोजन अणु है। मेरे मित्र फिर कहा जा रहा है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातु के समान है। भाई मेरे क्षार धातु आपका कहां पे रहता है, आप कहेंगे सर आवर्त सारणी के वर्ग 1 में रहता है। क्षार धातु आपका कहां पे रहता है, आवर्त सारणी के वर्ग 1 में रहता है। अब ध्यान दीजिएगा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातु के समान है लेकिन यह द्विपरमाणु अणु के रूप में मौजूद है। यह आपका क्लियर हो गया कि क्षार धातु यानी कि वर्ग 1 में आएगा। और फिर कहा जा रहा है कि बी वह तत्व है जो तीसरे आवर्त में सोडियम के ठीक बाद आता है। सर आपसे यह कहा जा रहा है कि बी वह तत्व है जो तीसरे आवर्त में सोडियम के ठीक बाद आता है और आधुनिक आवर्त सारणी में समूह सी के अंतर्गत आता है। तो मेरे मित्र जब ये सभी क्षार धातु के अंतर्गत आते हैं तो ये क्या हो जाएगा सर, समूह सी जो है वो हमारा वर्ग 1 होगा। समूह सी हमारा क्या होगा, आप सभी कहेंगे सर समूह सी हमारा वर्ग 1 होगा क्योंकि क्षार धातु वर्ग 1 में होती है। क्षार धातु कहां पे होती है सर, वर्ग 1 में होती है। और मेरे मित्र आपसे यह कहा जा रहा है कि सोडियम के ठीक बाद आता है। तो सोडियम के ठीक बाद आप वर्ग 1 में देखेंगे तो कौन आता है सर, पोटेशियम आता है। कौन आता है, पोटेशियम। तो क्या कहिएगा कि गुरुजी ए हमारा हाइड्रोजन है, ए हमारा क्या है, हाइड्रोजन है। बी हमारा क्या है, आप कहेंगे सर जी ये पोटेशियम है। बी क्या है, पोटेशियम। और सी जो समूह की बात की जा रही है ये वर्ग की बात की जा रही है। देख लीजिए आपके किस ऑप्शन में, ए हाइड्रोजन, बी पोटेशियम और सी आपका ये दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। तो सर पहला में दिया हुआ है ए लैंथेनाइड्स, बी नियॉन, सी 3 गलत है सर, क्षार धातु वर्ग 1 में होती है। ए हाइड्रोजन, बी मैग्नीशियम और सी 2 गलत है सर, क्योंकि सी वर्ग समूह को बता रहा है और यहां पे सीधे सीधे कहा जा रहा है कि ये क्षार धातु के समान आता है। तो हम लोग क्या कहते हैं सर, वर्ग 1 के सभी तत्व क्षार धातु होते हैं। मेरे मित्र आप सभी ध्यान देंगे, ए लिथियम है और बी आपका पोटेशियम और सी 1। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत सारे मित्र के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी आपने ये कैसे पता लगा लिया कि सोडियम के जस्ट नीचे पोटेशियम होगा। तो चला जी आप हमको ये बताइए कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लीजिएगा तो 2 8 1 ना होगा। तो आप कहिएगा सर वर्ग 1 में होगा लेकिन तीसरे आवर्त में होगा। तो तीसरे आवर्त में जब होगा तो तीसरे आवर्त का नीचे कौन होगा, चौथा आवर्त। और चौथा आवर्त का पहला तत्व क्या है,
आप सभी कहेंगे सर चौथा आवर्त का पहला तत्व तो पोटेशियम है, इसीलिए मैंने बी को पोटेशियम माना। उम्मीद करते हैं आप सभी समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कि किसी उत्तल दर्पण के मुख अक्ष के अनुदिश आपतित प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण क्या होगा। मुख अक्ष के अनुदिश कहा जा रहा है, मुख अक्ष के समांतर नहीं कहा जा रहा है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। क्या कहेंगे कि सर उत्तल दर्पण की बात की जा रही है। चलो जी बना लीजिए उत्तल दर्पण। ये क्या होगा सर, दर्पण का ध्रुव, ये फोकस, इधर वक्रता केंद्र। अच्छा, आप सभी ये हमेशा ध्यान में रखेंगे कि अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, उसका जो मुख अक्ष होता है वो दर्पण पे क्या होता है, अभिलंब होता है। क्या होता है, अभिलंब। और आप सबों को मालूम है कि कोई भी प्रकाश की किरणें अगर अभिलंब के अनुदिश जाएगी तो सर कोई कोण नहीं बनेगा, न तो आपतन कोण बनेगा, न ही अपवर्तन कोण बनेगा, न ही क्या होगा सर, परावर्तन कोण बनेगा। क्योंकि दर्पण का जो मुख अक्ष होता है वो दर्पण पे अभिलंब होता है, और हम सबों को मालूम है कि अभिलंब के अनुदिश अगर कोई प्रकाश की किरणें आ रही है तो रिटर्न भी सर उसी माध्यम में होगा। तो क्वेश्चन भी तो वही कह रहा है कि किसी उत्तल दर्पण के मुख अक्ष के अनुदिश आपतित प्रकाश की किरणें, मुख अक्ष के अनुदिश आपतित प्रकाश की किरणें क्या होगी, आप कहेंगे सर वो उसी डायरेक्शन में सीधे चला जाएगा। मतलब जाहिर सी बात है कि जो हमारा एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, 0 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सर जो मुख अक्ष है वो दर्पण पे क्या होता है, अभिलंब होता है, और अभिलंब के अनुदिश अगर कोई प्रकाश की किरणें आती है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, आप कहेंगे 0 डिग्री होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है कि एक उत्तल लेंस एक वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है, वस्तु की स्थिति क्या है। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि एक उत्तल लेंस एक वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है, तो आपसे यह पूछा जा रहा है कि उत्तल लेंस में वस्तु की स्थिति क्या होगी, f और 2f के मध्य, अनंत पर, 2f से परे, और o और f के मध्य। क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र आप सभी ध्यान देंगे कि अगर उत्तल लेंस में वस्तु को f और 2f के बीच रखा जाएगा, यानी कि उसके फोकस और उसके फोकस दूरी के दोगुनी दूरी के बीच रखा जाएगा, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पे बनेगा, तो सर 2f2 से परे बनेगा, और 2f2 से जो परे बनेगा वो क्या होगा, तो सर इस स्थिति में बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। इस स्थिति में प्रतिबिंब हमारा क्या होगा, इमेज सर बड़ा होगा। आप में से बहुत सारे मित्रों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये कैसे संभव होगा। चलो जी आप सभी ध्यान देना कि अगर ये हमारा उत्तल लेंस है, ये प्रकाशिक केंद्र होगा, ये f2 होगा, और ये क्या होगा आपका 2f2, इधर क्या होगा सर f1, और इधर क्या होगा 2f1 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि ये जो f और 2f के मध्य है, वस्तु स्थिति बताना है, तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखेंगे कि उत्तल लेंस में जब भी ऑब्जेक्ट रखी जाएगी तो लेफ्ट साइड में रखी जाएगी, और f और 2f के मध्य कहा जा रहा है, तो सर f और 2f के मध्य हमारा वस्तु यहां पे होगा। वस्तु कहां पे होगा सर, यहां पे। और मेरे मित्र अगर वस्तु f1 और 2f1 के बीच रखी हुई है तो इसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, 2f2 और अनंत के बीच बनेगा। और ध्यान रखिएगा कि ये प्रतिबिंब क्या होगा सर, बड़ा होगा। प्रतिबिंब क्या होगा हमारा, बड़ा होगा। लेकिन क्या कहा जा रहा है कि वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब निर्मित होता है, तो पहला ऑप्शन तो आपका नहीं होगा सर। दूसरा है अनंत पर। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर कोई वस्तु उत्तल लेंस के सामने अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, और प्रतिबिंब कैसा होगा सर, बहुत छोटा होगा। लेकिन यहां पे बहुत छोटा की तो बात नहीं की जा रही है, छोटा की बात की जा रही है। और मेरे मित्र नेक्स्ट है 2f से परे, यानी कि अगर वस्तु को 2f से परे रखा जाए, 2f और अनंत के बीच रखा जाए, तो ध्यान में रखिएगा प्रतिबिंब f2 और 2f2 के बीच बनेगा, और प्रतिबिंब कैसा होगा, छोटा। आप कहेंगे कैसे, तो चलिए ध्यान दीजिएगा कुछ इस तरीके से। आपका ये अगर उत्तल लेंस है तो ये प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा, ये f1, और ये आपका क्या है सर 2f1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है सर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर वस्तु को 2f2 से परे रखा जाए, 2f हमेशा याद रखिएगा वस्तु स्थिति की बात की जा रही है, वस्तु जब भी रखा जाएगा लेफ्ट साइड में, 2f से परे यानी कि 2f1 और अनंत के बीच। तो अगर ऑब्जेक्ट को चला यहां रख रहे हैं तो एक कोई प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर जाएगी, आप कहेंगे फोकस से होकर के गुजर जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण ऐसी होगी जो किसके साथ जाएगी सर, तो सर ये जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर है इसके अकॉर्डिंग कहां पे कट रहा है सर, यहां पे कट रहा है। प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है, f2 और 2f2 के बीच। ऑब्जेक्ट आपका इतना है, प्रतिबिंब आपका इतना छोटा है, क्या कहिएगा कि सर यहां पे प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और छोटा बन रही है। क्या हो रहा है सर, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और छोटा बन रही है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जब वस्तु को
2f1 से परे यानी कि 2f1 और अनंत के बीच रखा जाएगा तो प्रतिबिंब f2 और 2f2 के बीच बनेगा। ये वाला पॉइंट क्या है आपका 2f2, प्रतिबिंब f2 और 2f2 के बीच बनेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा तो सर वास्तविक होगा, उल्टा होगा और छोटा होगा। और मेरे मित्र आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि O और F के मध्य रखा जाए, तो चला जी ध्यान दीजिएगा कि O और F के मध्य बोले तो ये आपका अगर उत्तल लेंस है, ये अगर आपका उत्तल लेंस है तो ये प्रकाशिक केंद्र होगा। वस्तु तो हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखा जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा ये अगर इसका F है तो ये इसकी प्रकाशिक केंद्र, वस्तु को अगर हम लोग चला यहां पे रखते हैं, वस्तु को यहां पे रखते हैं तो आप कहेंगे सर एक प्रकाश की किरण ऐसी होगी जो मुख्य अक्ष के समांतर, तो सर फोकस से होकर के गुजर गई। दूसरी ऐसी होगी जो सर प्रकाशिक केंद्र के अनुदिश जाएगी, और इसको हम सर मिलाना चाहेंगे, यहां पे मिलाना चाहेंगे तो हमें लगेगा सर कि जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब बन रहा है, और इस स्थिति में प्रतिबिंब हमारा काल्पनिक बनेगा। याद रखिएगा उत्तल लेंस में अगर वस्तु को O और F के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब हमारा कैसा होता है, प्रतिबिंब हमारा काल्पनिक होता है, सीधा होता है और वस्तु से बड़ा होता है। क्या होता है सर, वस्तु से बड़ा होता है। अनंत पे अगर है वस्तु तो सर प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा, फोकस पर, और बहुत ही ज्यादा छोटा होगा। जबकि 2f से परे है तो प्रतिबिंब f2 और 2f2 के बीच बनेगा, छोटा होगा। जबकि अगर वस्तु f1 और 2f1 के बीच रखी हुई तो प्रतिबिंब सर उसका 2f2 और अनंत के बीच बनेगा, और प्रतिबिंब कैसा होगा, बड़ा होगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। आंसर टिक लगा दिए हैं सर, हाँ लगा दिए। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर की 2.5 मिली एम्पियर की एक धारा 2 ओम प्रतिरोध वाले किसी चालक से होकर प्रवाहित होती है। चालक के सिरों के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। चला जी V = IR होगा। कोई जरूरी नहीं है इस मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करने की, आप सीधे कह दोगे सर 2.5 मिली एम्पियर यानी कि 10⁻³ हो गया ये। अगुना कितना हो जाएगा सर 2, तो ये 5 × 10⁻³ ये क्या है सर, मिली है, इसको बता रहा है, तो आप इसको 5 मिली वोल्ट कह सकते हो। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है सर। नेक्स्ट है जब कोयले और पेट्रोलियम के अपर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, कोयला और पेट्रोलियम को जब अपर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कौन सी प्रदूषणकारी हानिकारक गैस उत्पन्न होती है। चला जी कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत ज्यादा जहरीला होता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सर, क्वेश्चन नंबर 14 कि प्रोपेन अणु में 3 कार्बन परमाणु द्वारा सभी हाइड्रोजन परमाणु के साथ कुल कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। भाई मेरे प्रोपेन C3H8, प्रोपेन C3H8 संरचना बात करेंगे सर, एल्केन के जितने भी कार्बन होंगे सभी सिंगल बॉन्ड में जुड़े होते हैं। इसके साथ हाइड्रोजन आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। हाइड्रोजन आ गया कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल आ गया है सर। देख लीजिए 3 3 6 2 8, 3 हाइड्रोजन इधर, 3 हाइड्रोजन इधर और 1 1, तो आप कहेंगे सर 8 हो गया। चिला जी आप सभी क्या देख रहे हैं कि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है सर, हाइड्रोजन के 1 1 इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी हुई है। क्योंकि यहां पे 8 हाइड्रोजन है तो हम कहेंगे सर 8 इलेक्ट्रॉन है। तो जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि प्रोपेन अणु में 3 कार्बन परमाणु द्वारा सभी हाइड्रोजन परमाणु के साथ कुल कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, आप कहेंगे कुल 8 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर, क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्नलिखित में से किस मामले में एक वृत्ताकार कुंडली से संयोजित गैल्वेनोमीटर द्वारा एक धारा दर्ज की जाएगी। आपका पहला स्टेटमेंट है जब किसी चुंबक को कुंडली के पास स्थिर रखा जाएगा। मेरे मित्र नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप सबों को मालूम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत से कि गुरुजी प्रेरित धारा तब उत्पन्न होती है जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत तेजी से घुमाया जाता है। अब घुमाने की 2 प्रक्रिया है, या तो हम ऐसे ऐसे घुमाएं या फिर हम सर उसको अंदर ले जाएं फिर बाहर लाएं, अंदर ले जाएं फिर बाहर लाएं। मतलब क्या होगा सर, चुंबक के नजदीक ले जाएं कुंडली को या फिर चुंबक से दूर ले जाएं, और या फिर राउंड राउंड घुमाएं। दोनों ही स्थिति में विद्युत धारा उत्पन्न होगी। जबकि स्थिर रखेंगे तो विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि प्रेरित धारा का कांसेप्ट तो यही है। आपका पहला स्टेटमेंट में कहा जा रहा था जब किसी चुंबक को कुंडली के पास स्थिर रखा जाता है, गलत हो जाएगा। दूसरा है जब चुंबक को कुंडली की ओर ले जाया जाता है, बिल्कुल सही है सर, धारा उत्पन्न होगी, यानी कि गैल्वेनोमीटर में हमें डेविएशन देखने को मिलेगी। जब किसी चुंबक को कुंडली से दूर लाया जाता है, आप कहेंगे सर दोनों कंडीशन में, तो 2 और 3 आपका सही है। मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि गैल्वेनोमीटर द्वारा क्या की जाती है, तो सर कम मात्रा में विद्युत धारा को मापी जाती है। क्या की जाती है सर? कम मात्रा में विद्युत धारा को मापी जाती है और बेसिकली इसका उपयोग धारा की दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग धारा की दिशा को पता लगाने के लिए किया जाता है और कम मात्रा में धारा को मापने के लिए किया जाता है। और प्रेरित धारा तभी उत्पन्न होगा जब किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत कुंडली को गति में लाया जाएगा। अब गति में उसको आप ऐसे ऐसे करके लाओ या फिर आगे पीछे करके लाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, या फिर जो मैकेनिज्म होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बहुत ही सरल सा क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का आंसर आप सबों से जानने की इच्छा रखूंगा। सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? किलोवाट, घंटा, वाट, जूल, सेकंड, अश्व शक्ति। सही आंसर क्या होगा आप सभी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 17, पौधे अपने अपशिष्ट उत्पादों को किन किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं? मैंने आपको बताया है ये अपने वैक्यूल्स में, रिक्तिका में संग्रहित करते हैं, या फिर जो इसका पत्ती होता है उसमें संग्रहित किया जाता है, या फिर पुराने जाइलम में संग्रहित करता है। क्या है ऑप्शन? तो सर रसधानी, छाल और लाइसोसोम नहीं होगा। नेक्स्ट है पत्तियों, रसधानी और पुराने जाइलम, बिल्कुल सही है सर। पत्ती में भी होते हैं सर, जो पत्ती गिर जाते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं। वैक्यूल्स में तो होता ही होता है और साथ ही पुराने जाइलम में तो मैं कई दिन से रट रहा हूं सर, आप सबों को भी रटा गया होगा। आइए बात करते हैं सर अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, दो बल्ब ए और बी एक 3 वोल्ट स्रोत के साथ समांतर क्रम में संयोजित हैं। यदि बल्ब ए और बल्ब बी के प्रतिरोध का अनुपात 1:3 है तो एक निश्चित समय में बल्ब ए और बल्ब बी द्वारा उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि यहां पे जो ऊष्मा का अनुपात होगा वो उसके शक्ति से रिलेट करके देखा जाएगा। मतलब सर जिसकी जितनी ज्यादा शक्ति होगी हम लोग कहेंगे सर ऊष्मा वो उतना ज्यादा देगा। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि जब एक कांस्टेंट वोल्टेज स्रोत के साथ बल्ब को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो हम लोग कहते हैं कि सर P इक्वल टू तो V स्क्वायर बटा R होता है। तो हम लोग ये कहेंगे कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि PA इक्वल टू PA बटा PB इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? RB बटा RA लिख सकते हैं। आपका RB कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर RA बटा RB करेंगे तो 1/3 होगा, ये हो जाएगा 3/1, यानी कि आपका जो सही अनुपात होगा वो 3:1 हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने करा? माइकल फैराडे ने करा। अल्बर्ट आइंस्टीन, आप सबों को मालूम है सापेक्षिता का सिद्धांत E इक्वल टू mc², फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। अलेसांड्रो वोल्टा, आप कहेंगे सर विभवांतर की बात करेंगे तो अलेसांड्रो वोल्टा का नाम आएगा। आइजैक न्यूटन, इसके बिना तो फिजिक्स ही अधूरा है। गति का नियम हो या फिर गुरुत्वाकर्षण का नियम हो या फिर श्वेत प्रकाश का डिस्पर्सन हो, ये सभी न्यूटन बाबा के नाम जाता है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 20 की निम्नलिखित में से कौन सी उदासीनीकरण अभिक्रिया है? चला जी, यहां पे उदासीनीकरण अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ? सर रिएक्शन इज हेल्ड बिटवीन एसिड एंड बेस। आप देख रहे हो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस, HCl एक बेस, रिएक्ट करके NaCl प्लस H2O बना ले रहा है, उदासीन अभिक्रिया है। नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम नाइट्रेट और H2O बना रहा है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। HCl और NaOH, NaCl प्लस H2O, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। सर तीनों रिएक्शन 1, 2 और 3 क्या है सर? उदासीनीकरण अभिक्रिया। दैट्स व्हाई सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 कि पौधे की ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है? पहला ऑप्शन है क्योंकि वे केवल ऊंचाई में बढ़ते हैं, क्योंकि वे ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिका पाई जाती है। तो आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि पौधे में अधिकांशतः मृत कोशिका पाई जाती है, डेड सेल पाई जाती है, जिस वजह से इसके सेलों को कम एनर्जी की जरूरत होती है, जबकि जंतुओं में अधिकांशतः लिविंग सेल, जीवित कोशिका पाई जाती है। इसीलिए जंतुओं को पौधे के अपेक्षा ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। आप कहेंगे सर तब तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिल्कुल चिलासी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 कि तत्वों के रासायनिक गुणों का अध्ययन करने के लिए मेंडलीफ ने किन 2 तत्वों से बनने वाले यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया? आप सभी को मैंने पीछे के सेशन में बताया था कि मेंडलीफ ने जो यौगिकों पे ध्यान केंद्रित किया था वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने यौगिक थे। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 23 कि वायु में संचरित एक प्रकाश किरण एक कांच की पट्टी में प्रवेश करती है, इनमें से कौन से कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है कि आपतन कोण अपवर्तन कोण से अधिक होता है, दूसरा है आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होता है, और तीसरा है निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर होती है। क्या होगा? इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? बहुत सारे मित्र कहेंगे कि गुरुजी ये क्वेश्चन ही हमें पल्ले नहीं पड़ा,
क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि वायु में संचरित एक प्रकाश की किरण एक कांच की पट्टी में प्रवेश करती है। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, हम पहले यहां पे एक कांच की पट्टी बना लेते हैं। ये कांच की पट्टी हो गई सर। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी यहां पे इसको कांच नाम दे दो, और ये आपका ऊपर में क्या हो गया सर, वायु हो गया। ध्यान दीजिएगा कि वायु प्रकाशता क्या होगी, विरल, कांच क्या होगी, सघन। मेरे मित्र क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई प्रकाश की किरण है जो क्या हो रही है सर, वायु में संचरित हो रही है और कांच के पट्टी में प्रवेश करती है। तो आप कहेंगे अगर यहां पे ये अभिलंब हो जाएगा तो सर चूंकि कांच वायु से सघन है, जैसे ही इसमें प्रकाश की किरणें इंटर करेगी ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। बिल्कुल चला जी, ये आपका इस तरह से मुड़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस दोनों एंगल पे, यहाँ पे आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको आपतन कोण कहेंगे, और ये आपका अपवर्तित किरण है, तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा वो क्या होगा, अपवर्तन कोण। क्या देख रहे हैं कि आपतन कोण अपवर्तन कोण से क्या है, अधिक है। जैसे ही प्रकाश की किरणें वायु से कांच की पट्टी में आती है, तो यहां पे जो आपतन कोण है वो क्या है सर, अपवर्तन कोण से तो अधिक है। मेरे मित्र आपके पहले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि आपतन कोण अपवर्तन कोण से अधिक है, आप कहेंगे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होता है। सवाल यह है कि सर निर्गत कोण कैसे बनेगा। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि ये प्रकाश की किरणें कांच की इस प्लेट में आई तो सर ये वाली किरणें अपवर्तित हो गई, अब ये कांच से बाहर भी तो निकल सकती है। आप कहेंगे बिल्कुल मेरे मित्र, आप सभी को मालूम है कि अगर कोई प्रकाश की किरणें किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी तो क्या होगा, आप कहेंगे सर अभिलंब से दूर भागेगी। चला जी, ये आपका कुछ इस तरीके का जाएगा। और ध्यान दीजिएगा कि यहां पे भी आपका क्या होगा सर, एंगल बनेगा। बस आपको ये याद रखना है कि ये वाली जो किरण है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इमर्जेंट रे, जिसको निर्गत किरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, निर्गत किरण बोला जाता है। और निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग निर्गत कोण कहते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है कि आपतन कोण और निर्गत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपतन कोण ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है सर, बराबर होता है। यानी कि आपका स्टेटमेंट 2 भी क्या है सर, सही है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि निर्गत किरण और आपतित किरण क्या होते हैं, एक दूसरे के समांतर। आप कहेंगे सर ये कैसे होगा, समांतर कैसे होगा। चला जी, यहां से एक लाइन ड्रॉ कीजिए ना, एक ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ कीजिए ना। आपको नहीं लग रहा है कि ये सर आपतित प्रकाश की जो किरण है इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, और निर्गत किरण ये, तो सर ये आपका आपतित किरण, ये आपका आपतित किरण और ये निर्गत किरण, दोनों क्या हैं, आप इस निर्गत किरण को सर और इधर बढ़ा दो तो आपको क्या लग रहा है सर, आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों समांतर है। याद रखिएगा आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, पार्श्विक विस्थापन, जिसको हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि सर कुल मिलाकर के तो तीनों स्टेटमेंट सही है। बिल्कुल चला जी, इसीलिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बस आपको यहां पे ये ध्यान में रखना है कि आपतित किरणें और निर्गत किरणों के बीच की जो दूरी होती है उसे ही पार्श्विक विस्थापन के नाम से जाना जाता है। और जो प्रकाश की किरणें कांच की प्लेट से बाहर आ जाती है सर, वो क्या कहलाती है, निर्गत किरण कहलाती है। और आपतन कोण अपवर्तन कोण से हमेशा क्या होगा, यहाँ पे आप कहेंगे अधिक होगा, जबकि निर्गत कोण और आपतन कोण एक दूसरे के बराबर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा शारीरिक परिवर्तन यौन विकास के चरण का एक हिस्सा नहीं है। आवाज में बदलाव हिस्सा है, जब आप एडोलसेंस के एज में आते हैं आपकी आवाज परिवर्तित हो जाती है। मेनस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल है सर, मुहासे आना, पिंपल्स वगैरह, ये सर जो शारीरिक परिवर्तन होता है यौन विकास में उसमें प्रमुखता से आता है। जबकि मोटापा का यौन परिवर्तन या यौन विकास से कोई लेना देना नहीं है। ज्यादा ठूसेंगे सर तो मोटापा आएगा ही आएगा। इसीलिए सर क्या करना है, तो जितने भी फास्ट फूड या सर जो तेलीय पदार्थ होते हैं उसका कम सेवन करें। आप कहेंगे सर हम लोगों ने कई बार नाम सुना है कि ये तेलीय पदार्थ या फास्ट फूड वगैरह से सर कम मतलब बहुत ज्यादा मोटापा बढ़ता है, रीजन क्या है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि जो फैट होती है वो कार्बोहाइड्रेट से हमें ज्यादा क्या करती है सर, एनर्जी प्रदान करती है। और अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट न लें, सिर्फ और सिर्फ तला भुना चीज लें और फैटी चीज ज्यादा लें, तो जाहिर सी बात है कि हमारे बॉडी का फैट क्या होगा, ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा। और उसके बाद स्थिति कैसे आ जाती है, तो सर पहले हम लोग खा खा के मोटा होते हैं और फिर हम लोग दौड़ दौड़ के पतला होते हैं। मतलब जीवन में एक काम हम लोग खुद से अरज लेते हैं कि अब मोटा हो गया तो पतला भी होना है। आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन की।
क्वेश्चन नंबर 25 कि उस उदासीनीकरण अभिक्रिया के अभिकारकों का अनुमान लगाएं जिसके उत्पाद लिथियम सल्फेट और जल बनाते हैं। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि व्हेन द लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH reacted with H2SO4 then they form lithium sulfate LiSO4 plus H2O। तो देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में सल्फ्यूरिक अम्ल और लिथियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है। आप कहेंगे सर पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल और लिथियम हाइड्रोक्साइड एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या बना लेगा, लिथियम सल्फेट और H2O बना लेगा। मेरे मित्र आज के इस सेशन का जो पूरा क्वेश्चन था वो आपका समाप्त हो जाता है और मुझे उम्मीद है कि अब आपको इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप उसका जवाब बड़े ही सरलता से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।